हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एमएल कॉमर्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज पार्टनरशिप को बताने जा रहे हैं। इसमें आज के लेक्चर में आप लोगों को थ्योरी के बारे में बताया जाएगा और कल इसका एमसीक्यू लेकर आएंगे। पहले आप लोग सभी को इसको अच्छे से देख लें, कल फिर इसके एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी का अर्थ क्या है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य का संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभों को परस्पर बांटने के लिए सहमत हुए, जिसका संचालन उन सभी के द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। वो उसको क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। मतलब साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी व्यवसाय को करने के लिए आपस में सहमत हुए हैं, उसको हम साझेदारी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साझेदारी की विशेषता। साझेदारी है तो कम से कम 2 सदस्यों का होना आवश्यक है। ये 2 से कम सदस्य या एक सदस्य है वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार साझेदारी में अधिकतम सदस्य संख्या 100 हो सकती है और वर्तमान में केंद्र सरकार ने साझेदारी की अधिकतम संख्या 50 कर रखी है। ध्यान देना, यहाँ पर भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है उसमें कुछ भी इसका अधिकतम सीमा का उल्लेख नहीं है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 में ये बताया गया है कि साझेदारी में अधिकतम सदस्य संख्या 100 हो सकती है। लेकिन हमारी वर्तमान केंद्र सरकार ने इस पर अधिकतम सीमा 50 कर रखी है। 50 से ज़्यादा हमारे भारत में साझेदारी में अधिकतम संख्या नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट है, साझेदारों के मध्य समझौता होना चाहिए। यह समझौता होना लिखित अथवा मौखिक में हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये समझौता लिखित में ही हो, मौखिक भी हो सकता है, लेकिन जो मौखिक होता है वो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। लिखित वाला जो समझौता होता है वो अच्छा होता है। आगे व्यवसाय में किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, समस्या होती है, तो वो समझौता प्रूफ के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। व्यवसाय की विद्यमानता आवश्यक है। व्यवसाय विद्यमान है तभी हम समझौता करेंगे। तथा व्यवसाय वैध होना चाहिए। कोई ऐसा व्यवसाय हम चालू कर रहे हों जो कानूनन वैध है। अवैध व्यवसाय को हम समझौता करते हैं करने के लिए, तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। साझेदारों के मध्य व्यवसाय के लाभों का विभाजन करने का समझौता होना चाहिए। जो साझेदार हैं उनको आपस में लाभ का विभाजन कैसे करेंगे, कौन कितना लेगा, इसके हिसाब से पूरा समझौता होना चाहिए। और जो अवयस्क होता है साझेदार, वो खाली लाभ में हिस्सा ले सकता है और बाकी उसमें व्यापार के संचालन में वो अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। साझेदारों का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। सभी साझेदार फर्म एवं अन्य साझेदार के लिए एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। जितने भी साझेदार होते हैं फर्म अथवा एक दूसरे के लिए एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साझेदारी संलेख से आशय। साझेदारी संलेख एक ऐसा विवरण है, पत्र होता है जिसमें साझेदारी व्यवसाय को चलाने संबंधी शर्तों एवं नियमों का उल्लेख होता है। ये एक साझेदारी संलेख एक विवरण पत्र है जो व्यवसाय को चलाने के लिए उसमें उसके नियम, उसकी शर्त सभी का उल्लेख होता है। इसे साझेदारी समझौता या साझेदारी अनुबंध भी कहते हैं। साझेदारी संलेख को पार्टनरशिप डीड जिसको बोलते हैं, ये एग्रीमेंट है एक प्रकार का जो साझेदारों के बीच में होता है। यह लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी। साझेदारी के लंबे जीवन और आपसी विवादों को दूर करने के लिए साझेदारी समझौते का लिखित होना आवश्यक है। यदि हमारा साझेदारी व्यवसाय लंबे समय के लिए किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है, तो उसके लिए मौखिक ये साझेदारी संलेख सुटेबल नहीं होता है। उसके लिए लिखित होना जरूरी होता है ताकि आप भविष्य में कुछ भी समस्या होने पर उसके विवादों का निपटारा किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं।
साझेदारी संलेख की मुख्य बातें। क्या क्या मुख्य बातें हैं जो साझेदारी संलेख में उल्लेखित होना चाहिए? फर्म का नाम क्या होगा जो हम फर्म चलाने जा रहे हैं साझेदारी के द्वारा। भागीदारों के नाम, कितने साझेदार हैं और उनके नाम क्या है, पते क्या है, सभी का साझेदारी संलेख में इन सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए। व्यवसाय की प्रकृति क्या है, हम किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। साझेदारी की अवधि, साझेदारी यदि हम किसी निश्चित समय के लिए कर रहे हैं तो उसमें अवधि का उल्लेख होना जरूरी है। प्रत्येक भागीदारी द्वारा योगदान की जाने वाली पूंजी की राशि, जितने भी साझेदार हैं सभी के द्वारा जितनी पूंजी लगाई जा रही है उसका उल्लेख होना चाहिए। वह चित्र जो प्रत्येक साथी द्वारा बनाया जा सकता है। पूंजी पर अनुमति दी जाने वाली ब्याज और आरेखण पर शुल्क लगाया गया। पूंजी पर यदि ब्याज दी जाती है तो वो कितना दी जाएगी, यदि नहीं दी जाती तो कोई बात नहीं। यदि ऐसा साझेदारी संलेख में समझौता हुआ है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। कितने % के हिसाब से पूंजी पर ब्याज दी जाएगी। भागीदारों का अधिकार, जो साझेदार हैं उनका क्या क्या अधिकार हो सकता है। साझेदारों का कर्तव्य, सभी का कर्तव्य, सभी साझेदारों का कर्तव्य अलग अलग बांट दिया जाता है। आपको ये करना है। इनका दायित्व जो कर्तव्य है ये सीमित होता है, कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। भागीदारों के लिए पारिश्रमिक, साझेदारों को जो उसमें काम कर रहे हैं भागीदार, तो वो इसमें पारिश्रमिक लेंगे या नहीं लेंगे तो कितना लेंगे, इन सभी बातों का उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। सद्भावना की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किस विधि से हम गणना करेंगे। लाभ और हानि का साझाकरण अनुपात, किस अनुपात में लाभ हानि को हम आपस में बांटेंगे, साझेदारों के बीच बांटा जाएगा, इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले जो नियम हैं, क्या नियम हैं? रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए देखते हैं क्या नियम लागू होते हैं। लाभ हानि का बंटवारा, जो लाभ हानि का बंटवारा है, यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया उस दशा में हम क्या करेंगे, लाभ हानि कैसे बांटेंगे? तो सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में हम करेंगे। यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि कौन कितना पूंजी लगाया है, कौन कितना कार्य किया है। यदि साझेदारी समझौता संलेख नहीं बनाया गया तो वहाँ पर हम सभी साझेदारों को समान रूप से लाभांश का विभाजन करेंगे। दूसरा नंबर है अतिरिक्त ऋण पर ब्याज। यदि किसी साझेदार ने पूंजी के अतिरिक्त फर्म में कोई ऋण दिया है, कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसको उसके ऋण पर 6% की वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है, यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया उसके अभाव में। यहाँ पर ध्यान देना है कि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया तो कौन सा नियम लागू होता है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का सेक्शन 13 भी याद रखना। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 सेक्शन 13B के प्रावधान लागू होते हैं। इसमें आपको ऑप्शन में पूछ सकता है 14B, 15B, 1932 के सेक्शन कौन से सेक्शन में, ये 13 भी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। व्यापार का संचालन, प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होता है। साझेदारों को वेतन नहीं, साझेदारी संस्था में कोई साझेदार कार्य करे या ना करे, फर्म से वेतन पाने का अधिकार किसी भी साझेदार को ना होगा। वेतन पाने का कोई अधिकार नहीं होगा यदि साझेदारी संलेख नहीं तैयार किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पूंजी पर ब्याज, यदि साझेदारी संलेख के अभाव में जो पूंजी है, पूंजी साझेदारों द्वारा पूंजी लगाई गई है तो उन पर ब्याज पाने का कोई अधिकार नहीं है, तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पूंजी पर ब्याज साझेदारों को नहीं मिलेगा। आहरण पर ब्याज, किसी भी साझेदार से आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया तो आहरण पर भी ब्याज नहीं लगेगा, उनको साझेदारों को आहरण पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 7वां पॉइंट है क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार। यदि किसी साझेदार फर्म ने फर्म के संचालन में कोई व्यय किया हो या हानि उठाई हो या किसी दायित्व का भुगतान किया हो तो ऐसे भुगतानों की क्षतिपूर्ति फर्म से कराने का अधिकार होगा, वो फर्म ऐसे भुगतानों की क्षतिपूर्ति करेगा।
चलिए आगे देखते हैं। फर्म की संपत्ति का निजी प्रयोग नहीं। जो फर्म की संपत्ति है कोई साझेदार अपने निजी प्रयोग के लिए नहीं कर सकेगा। वेतन, कमीशन और बोनस नहीं। किसी भी साझेदार को कार्य के बदले वेतन, कमीशन और बोनस नहीं दिया जाएगा समझौते के अभाव में। चलिए आगे देखते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते। जो साझेदारों के पूंजी खाते होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता। स्थिर पूंजी खाता में हम दो प्रकार के पूंजी खाते तैयार करते हैं, साझेदार का पूंजी खाता और चालू खाता। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खाता में हम एक ही खाता बनाते हैं। चलिए देखते हैं साझेदार का पूंजी खाता, इसमें क्या क्या होती है, गणना करते हैं किसका। इसमें मात्र पूंजी का ही लेखा किया जाता है। किसी साझेदार द्वारा अतिरिक्त पूंजी लाए जाने पर क्रेडिट पक्ष में पूंजी निकाले जाने पर डेबिट पक्ष में लेखा करते हैं। इस खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है। याद रखना, जो साझेदार का पूंजी खाता होता है उसका शेष हमेशा क्रेडिट होता है। दूसरा क्या है, साझेदार का चालू खाता, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये चालू खाते में उनकी पूंजी का ब्याज, जो पूंजी पर ब्याज मिल रहा है, उनको वेतन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है और लाभ का जो हिस्सा मिल रहा है, सबको हम क्रेडिट पक्ष में इन सभी को लिखेंगे। तथा उनके आहरण पर ब्याज, हानि का हिस्सा आदि ये डेबिट पक्ष में लिखेंगे। जितने भी हानि और व्यय होंगे साझेदार के, उनके डेबिट पक्ष में लिखेंगे और जितनी साझेदार की आय होगी उसको हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। परिवर्तनशील पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी खाता, इस विधि में पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस, लाभों का हिस्सा क्रेडिट पक्ष में तथा उनके आहरण पर ब्याज, हानि हिस्सा आदि इस खाते में डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते का शेष परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पर याद रखना, जो परिवर्तनशील पूंजी खाता है तो इनके पूंजी खाते का शेष हमेशा एक नहीं रहता है, कभी डेबिट, कभी क्रेडिट, कभी डेबिट, ऐसा चेंज होता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी टॉपिक पर कल हम इसके MCQ लेकर आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।